बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनान के पानियों में पाकिस्तान पे क़यामत बीत रही है। इसमें दीगर ममालिक के लोग भी शामिल हैं। ये ऐसा दिल दहला देने वाला, दिल को फाड़ देने वाला वाक़या है। अब पाकिस्तान क़यामत से गुजर रहा है और इस तरह की क़यामत खेज़ी कभी ख़त्म नहीं होने वाली जब तक हमारे मुल्क में करप्शन रहेगी, हमारे मुल्क में दो नंबरी रहेगी, हमारे रियासत के इदारे में ऐसे चट्टी दलाल एजेंट मौजूद रहेंगे और इस तरह करप्शन करने वाले एजेंट मौजूद रहेंगे, तो तब हमारे माशरे के बच्चे, हमारे माशरे के नौजवान, हमारे माशरे के बुज़ुर्ग इस तरह लांचों की तरफ भागते रहेंगे। इस तरह लांचें डूबती रहेंगी, कश्तियाँ डूबती रहेंगी और इस तरह क़यामत बर्पा होती रहेगी। मुझे अफसोस इस बात का है कि हुकूमत बड़ी ही ख्वाब गफलत में है, बड़ी ही गहरी नींद में है और हुकूमत के लोगों के दिमागों पे ऐसा पर्दा डल चुका है कि तकरीबन 4 दिन बाद हुकूमत होश में आती है और बोलती है कि जनाब यौम सोग मनाते हैं। भाई तुम किस चीज़ का यौम सोग मनाओगे और किस मुंह से तुम यौम सोग मनाना चाहते हो? तुम्हारी वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है और इस हुकूमत की वजह से लोगों के ज़राए आमदन बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, लोगों के पास रोज़गारी के मौके बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और इस हुकूमत की वजह से दिहाड़ीदार तबका बिल्कुल जलील हो रहा है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबका बिल्कुल जलील हो रहा है, ड्राइवर हजरात बिल्कुल जलील हो रहे हैं और पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है जिसको किसान बोलते हैं वो इस हुकूमत की वजह से बहुत ज्यादा जलील हो रहे हैं। अब तुमको यौम सोग मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के हादसे हर रोज होंगे तो आप हर रोज यौम सोग मनाओगे। अब तुम्हें यौम सोग मनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें यौम शर्मिंदगी मनाना चाहिए, तुम्हें यौम बेगैरती मनाना चाहिए, क्योंकि तुमने मुल्क का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है। और जब किसी मुल्क में नौजवानों की तनख्वाहों से बिजली के बिल पूरे नहीं हो सकेंगे और जब रियासत अपनी जिम्मेदारी भूल चुकी होगी, तो तब हमारे माशरे के बच्चे, तब हमारे माशरे के नौजवान और तब हमारे माशरे के बूढ़े अपने रोजगार तलाश करने के लिए इस तरह लांचों का सफर करेंगे और इस तरह कश्तियां और इस तरह लांचें डूबेंगी और इस तरह की क़यामत बर्पा होती रहेगी। अब आपको यौम सोग नहीं मनाना चाहिए। अगर आपने रियासत के लिए कुछ करना है तो इन एजेंटों की रस्सियां सख्त कर दें, इनको शरेआम टांगें, इनको शरेआम फांसियां दें, ताकि ये इबरत का निशान बने और इस तरह के काम बिल्कुल ना करें। अब वो लोग जो अपने रोजगार तलाश करने के लिए अपने बच्चों को इन एजेंटों के हवाले करते हैं और डंकी शंकी लगवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब ये डंकी सिस्टम बहुत ज्यादा आम हो गया है। अब डंकी का मतलब है गधा और ये एजेंट ऐसे बेरहम होते हैं कि इनको इंसानियत बिल्कुल भूल जाती है और ये लोगों के साथ गधे वाला सलूक करते हैं और इनको इस तरह जलील करते हैं। अगर कोई रास्ते में मर भी जाए तो इनको कोई परवाह नहीं होती और वहीं पे जानवरों के हवाले करके ये आगे निकल जाते हैं। तो खुदारा आप इस तरह के काम ना करें। अब कहानी को थोड़ा समराइज करते हैं कि 8 जून रात 12 बजे तारकीन वतन की कश्ती लीबिया से इटली का सफर का आगाज करती है। हुकाम के मुताबिक तकरीबन 65 से 100 फीट लंबी कश्ती में मुमकिना तौर पर 750 अफराद सवार थे। कश्ती खचाखच भरी हुई थी। अब 14 जून को यही कश्ती यूनान के करीब समंदर में हादसे का शिकार हो जाती है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक एक तो कश्ती ओवरलोडेड थी और फनी खराबी की वजह से हादसे का शिकार हो जाती है। कश्ती का इंजन बंद हो जाता है और इसकी वजह से ये हादसे का शिकार हो जाती है। अब कोस्ट गार्ड्स का कहना था कि अहलकारों ने महफूज फासला कायम रखते हुए कुछ देर के लिए रस्सी फेंकी थी। अब ये रस्सी कश्ती को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपना तवाज़न कायम रखने के लिए और तारकीन वतन की कश्ती तक महफूज तरीके से पहुंचने और ये मालूम करने के लिए कि उनको कोई मदद की जरूरत तो नहीं। कश्ती पर सवार जिंदा बच जाने वाले तार के वतन ने यह भी बताया कि कोस्ट गार्ड्स के अहलकारों ने कश्ती की बाएं जानिब रस्सी बांध भी ली थी, लेकिन उसके बाद अचानक से कश्ती दूसरी जानिब पलटकर हादसे का शिकार हो गई। अब दी गार्डियन न्यूज के मुताबिक कश्ती पर सवार कम अज कम 298 पाकिस्तानी जान बहक हुए। अब इनमें तकरीबन 135 का ताल्लुक कश्मीर से था और इसके अलावा इस कश्ती के
پہلے سے ہی اس قدر حالات خراب تھے کہ ڈوبنے سے پہلے اس کشتی میں تازہ پانی بالکل ختم ہو گیا تھا، اور اس تازہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ڈوبنے سے پہلے 6 افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ اس کے علاوہ بچوں اور خواتین سمیت تقریباً 500 سے زائد افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ بہت ہی کوہرام مچا ہوا ہے گاؤں کے گاؤں، جہاں سے یہ لوگ اپنے روزگار تلاش کرنے کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں، وہاں پہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اب ان کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو پیارے ہیں، جنہوں نے بڑی ہی مشکل حالات میں پیسے جمع کر کے اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھیجا ہے، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے زیور بیچے ہیں، اپنے پیٹ پہ لات مار کر ان حالات میں پیسے جمع کر کے اپنے پیاروں کو باہر بھیجتے ہیں۔ اب ایک رپورٹ کے مطابق کشتی میں پاکستانی لوگوں کے ساتھ شروع سے ہی برا سلوک کیا جاتا ہے۔ جہاز کے پچھلے خانے میں رکھا جاتا ہے، جہاں پہ نہ تو مناسب ہوا ہوتی ہے، نہ ہی وہاں پہ مناسب پانی ہوتا ہے، اور وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کشتی کسی حادثے کا شکار ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کا بچنے کے چانسز بالکل نہیں ہوتے، مطلب وہاں پہ سروائیول ریٹ بالکل زیرو ہوتا ہے۔ اگر کوئی پاکستانی وہاں سے نکل کر آگے کی طرف آنا چاہے تو ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن باقی شہریت کے لوگ جیسے ایجپشین ہیں، سیرین ہیں، ان کے ساتھ قدرے بہتر سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا یہ حالات ہو چکا ہے، اور اس کے ذمہ دار صرف حکومت ہے، اور اس کی وجہ سے ہر پاکستانی ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے، ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، خوار کیا جاتا ہے۔ ہمارے چینل پہ آنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔